मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष शो में कि आज देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे आश्रित हो गए। आखिर क्यों? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज अपने तारीफ के पुलिंदे बांध दिए होते, नगाड़े बजा रहे होते अपनी। लेकिन अब क्या है ना, बच्चे अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने जेल भेजा है। 60 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में दिख रहा है। अगर यही 60 करोड़ रुपया केजरीवाल के अकाउंट में दिखता था तो आप लोग अब तक क्या कर दिए रहते थे साहब जी। तो मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर न्याय प्रणाली दे रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ बीजेपी के हाथ में? क्यों नहीं अपोजिशन? नहीं, पूरे देश में जो डेवलपमेंट होगी उसमें बात करो। कितने आवास बने हैं, कितने रेलवे बने हैं, 60 करोड़ कितने बुलेट ट्रेन बने हैं। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते लगता है। के माध्यम आप भी तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष शो में जिसका नाम है रण संग्राम। जी हाँ, अभी चुनाव का दूसरा दौर खत्म हो गया है और अब सब जानते हैं कि सेकेंड फेज में वोटिंग थोड़ी सी कम हो गई है। अब आगे भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी है और कई अन्य जगहों पर भी है। तो मेरे साथ आज अपनी राय देने के लिए कि किसकी सरकार होगी, हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल है रण संग्राम किसकी सरकार। तो इस कार्यक्रम में, इस महाचर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं चाणक्य न्यूज इंडिया के मुख्य संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष शो में। हमारे साथ है मुंबई तपास पेपर के, न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक और वरिष्ठ पत्रकार राजू मिश्रा जी। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष शो में। हमारे साथ है मारुति मतलापुरकर जी, जो कि प्राध्यापक रह चुके हैं और वो अपनी राय देंगे कि क्या किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार होगी, पिछली सरकार ने क्या किया। मारुति जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में। हमारे साथ जुड़े गोपाल शाह जी। गोपाल जी कई सारे सैटेलाइट चैनल्स में काम कर चुके हैं और बतौर वरिष्ठ पत्रकार है। तो आज हमारे साथ गोपाल जी भी जुड़े। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी को क्योंकि देखिए अब सबको पता है समय की पाबंदी होती है डिबेट शो में, क्योंकि डिबेट शो में हम सबको पता है जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है हम कहां पर रुकना है। तो अभी शुरुआत का एक प्रश्न मेरा है सबसे, 1 मिनट का या 1.5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा आपको समय होगा। किसकी सरकार क्यों? सबसे पहले मैं अशोक मिश्रा जी को बताऊं। अशोक जी, बताइए किसकी सरकार क्यों, 1 से 1.5 मिनट। देखिए, जिस तरह से मतदान चल रहा है जो भी हम लोग देख रहे हैं, ऐसे में अभी जो स्थिति बढ़ रही है, राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उस आरोप प्रत्यारोप का जनता पे कितना असर पड़ेगा ये तो आपको मुझे पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस बार का मतदान, दूसरे चरण का जो मतदान आज समाप्त हुआ है, एक नया वोट, एक नई राजनीतिक भूमि को तैयार कर रहा है और एक अच्छे मतदाता के रूप में लोगों ने मतदान किया है। शांतिपूर्ण मतदान भी रहा, थोड़ी बहुत घटनाएं भी कहीं आई है, लेकिन जिस तरह से मतदान हुआ है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा संकेत है आने वाले समय में। जी, मेरा अगला सवाल राजू मिश्रा जी से है। 1 से 1.5 मिनट का समय, किसकी सरकार क्यों? देखिए, मैं तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से 3-4 महीना पहले
जो एक स्थिति दिखाई दे रही थी कि बहुत ही मजबूत तरीके से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होने वाली है, उसमें अचानक से थोड़ा बदलाव आया है। और वो बदलाव जो दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, ये उसका एक असर दिखाई दे रहा है। और दूसरा एक केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये दो जो मुद्दे थे ये हमको लगता है बड़े व्यापक पैमाने पर देश में एक अलग संदेश लेकर के गए। और ये जो संदेश गया है वो ये गया है कि आज तक जो बीजेपी, मोदी जी के ऊपर कोई भी दाग नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उसको लेकर के जो बीजेपी बहुत तन कर करके अपना चुनाव प्रचार को अंजाम दिया करती थी, उसमें कहीं न कहीं एक दाग लगता हुआ दिखाई दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के बाद। और दूसरा जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है, उससे जो पढ़ा लिखा वर्ग है पूरे देश का, वो यह मान के चलता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर पॉलिटिशियन करप्ट हैं, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। सब जानते हैं कि पॉलिटिशियन में मैक्सिमम लोग करप्ट हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन इन करप्ट लोगों में जो थोड़ा बहुत अच्छा है, भले वो करप्ट हो, लेकिन इन करप्टों में भी जो थोड़ा बहुत अच्छा है, उसमें केजरीवाल का नाम पढ़े लिखे लोगों के बीच में आता है। वैसे में जब केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, तो जो पढ़े लिखे वर्ग है उनको एक संदेश गया कि ये शायद ठीक नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े करप्ट जो मंत्री हैं, संतरी हैं, नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब आसानी से बाहर हैं और केजरीवाल जैसा आदमी अंदर है। तो ये थोड़ा सा एक मैसेज जरूर सर, और उसके निशा जी, राजीव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास सर, लेकिन अभी हम थोड़ा सा समय के पाबंदी, हम मारुति जी को सेम प्रश्न पूछेंगे। मारुति जी बताइए, किसकी सरकार और क्यों? फिर हम ये जो राजीव मिश्रा जी ने जो मुद्दे उठाई है उसके ऊपर हम भी बहस करेंगे, लेकिन पहले हम हमारे 1 से 1.5 मिनट का जो आपको समय है जिस इस विषय पर शुरुआत करने की, वो हम कर रहे हैं। बताइए मतलब मुखर्जी, बताइए। मुझे मैं एक अर्थ थोड़ा मैं एज अ सिटीजन, एक नागरिक के नाते मैं जो देखा है 2014 और 2024 इस दरमियान, वो मैं एक थोड़ा सा अकाउंट देता हूँ और फिर मेरे हम लोग चर्चा में जाएंगे। अपनी अर्थव्यवस्था 11वीं थी 2014 तक, अभी 24 में 5वीं हो गई है। टैक्स जो टैप वाटर है, नल से पानी देना, ये 2 करोड़ लोगों को कनेक्शंस थे, अभी 14 करोड़ लोगों का कनेक्शन है। हाईवेज जो है वो 96,000 किलोमीटर्स थे, अभी 1.5 लाख किलोमीटर है। वंदे भारत 0 थे 14 में, अभी 41 44 है। एम्स 7 थे 22 हो गए। हवाई अड्डे 74 थे 150 हो गए। मेट्रो 5 थे 20 हो गए। मेडिकल कॉलेजेस 374 थे। मारुति जी थोड़ा बोलिए। हाँ, तो हाँ, फिर यूनिवर्सिटीज़ है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल 100% हो गया है। आयुष्मान योजना जो नहीं थी, तो अभी कम एक 32 करोड़ लोगों ने उसका फ़ायदा लिया है। रोड मेकिंग पहले 12 किलोमीटर पर डे होता था, अभी 32 किलोमीटर पर डे हो रहा है। आवास योजना है। जन औषधि जो 150 स्टोर्स थे, अभी 11,270 स्टोर तक जन औषधि। डिजिटल पेमेंट सबसे बड़ा जो है 127 करोड़ डिजिटल पेमेंट 14 तक थे, अभी हो गए हैं 18 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट का। तो टैक्स पेयर्स है, देन टैक्स कलेक्शन है, ये सभी में जो वृद्धि हो गई है। तो इस हिसाब से मैं एज एक नागरिक करके, देश एक आर्थिक मजबूती की ओर जा रही है और जो सुविधाएं जन सामान्यों को मिलना चाहिए थे तो वो मिल रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सरकार फिर से आनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जी, हम बढ़ते हैं गोपाल सर के पास। गोपाल जी, मैं आपको प्रश्न पूछने से पहले मैं आप सभी को हमारे पैनल के जितने भी अतिथिगण हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब जब गोपाल शाह जी कुछ बोलेंगे और उसमें अगर आपको कुछ बोलना है तो आप कृपया हाथ ऊपर कीजिए, तो हम आपको बोलने का भी मौका देंगे। इस प्रकार से यह चर्चा हम करेंगे। अभी गोपाल जी बात करेंगे। क्या लगता है गोपाल जी, अभी मतलापुरकर जी ने जो बताया कि 2014 की स्थिति और आज की स्थिति और जो डेवलपमेंट जिस तरह से मोदी सरकार ने की है,
क्या लगता है आपको कि सच में ये डेवलपमेंट हुई है? क्या आप एक नागरिक के नाते क्या कहेंगे? उन्होंने एक नागरिक के नाते बोला है, आप क्या कहेंगे? जी जी जी, एक नागरिक के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आज देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे आश्रित हो गए। आखिर क्यों? रही बात बहुत ज्यादा विकास हुआ है, तो विकास किसका हुआ है? 20 से 25 लोगों का। बाकी जो लोग हैं आज की तारीख में उनकी आय कितनी बची है आप देख लीजिए, जीवन स्तर उनका कैसा हो गया वो देख लीजिए। आज का जो आदमी है, जिसे आपने शुरुआत में सवाल पूछा कि किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश के जो नागरिक हैं बड़े उम्मीद के साथ 2014 में भाजपा को चुनकर लाया था और उन्होंने सोचा था कि शायद देश की स्थिति बेहतर हो जाएगी, यहाँ के जो नागरिक है उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। आज लोगों के जीवन स्तर बद से बदतर हो गई है। लोगों के रोजी जो एक समय था बोला जा रहा था कि गैस का सिलेंडर आपको सस्ते में दिया जाएगा, उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएगी, ये जो झूठ बोलकर सरकार आई थी और जिसको जुमला बोल दिया गया था अच्छे दिन आएंगे, कौन सा अच्छा दिन आ गया ये बताइए? अब अच्छे दिन के नाम पर आज भी मतलापुरकर जी कुछ कहना चाहते हैं, हम करेंगे सर, चर्चा करेंगे क्योंकि ये चर्चा का ही शो है। मतलापुरकर जी कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए मतलापुरकर जी, क्या ये जुमला है या सच में? नहीं, आपने जो सवाल उठाए गैस के वगैरह दाम वगैरह, पहले अपने को 8-8 दिन लगता था गैस आने के लिए। अभी फोन करते हैं तो सुबह, शाम को फोन करेंगे तो सुबह गैस लाइन आती है। माफ कीजिए, पहले 8 दिन लगते थे लेकिन 350 के थे, अब 1100 के हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? 350 तो कभी था। अच्छा, 1100 के नहीं है। पेट्रोल 60 रुपए के थे, अब 100 रुपए में पहुंच गए। नहीं, आप लोग सिर्फ जुमला करके इंटरनेशनल जो एक ऐसा लॉबिंग बना के आप जो नहीं, लॉबी बनाने की बात ही गलत है। आज बताइए, चुनाव का दौर जारी है, बात सुन लीजिए आप, जब चुनाव का दौर है, देखिए आज हमारा महंगाई यूएस से कम है और आप यूएस का हिंदुस्तान में रहिए, यूएस मत जाइए, पाकिस्तान मत जाइए, हिंदुस्तान में रहिए। महंगाई वगैरह है, अगर आप इतने, अरे कैसा है, महंगाई का असर सिर्फ एक देश के ऊपर नहीं होता है, इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल। यूएस में जो सुविधाएं दी जा रही है वो हिंदुस्तान की जनता को दी जा रही है, क्या बताइए? आप जो महंगाई के बाद 2 साल अपने कोविड में गए हैं और इंटरनेशनल जो सिचुएशंस है, जो वॉर सिचुएशंस है, सीरिया में है, इस तरह से जो भी हो रहे हैं पिछले 10 साल में। जी मारुति जी मेरे ख्याल से मारुति जी भारत में रहिए आप। राजू मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे। मिश्रा जी बोलिए। मिश्रा जी 5वें पायदान पे है। बोलिए मिश्रा जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मारुति जी से हाथ जोड़ करके ये बात बोलूंगा कि जब आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं एक सामान्य भारतीय की हैसियत से बात कर रहा हूँ, तो आपके वचनों में वो सामान्य भारतीय दिखना चाहिए। आपके वचनों में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखनी चाहिए। अब देखिए, इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया 22 एम्स आ गए। मैं मारुति जी से पूछना चाहता हूँ, वो 22 एम्स का केवल एक फोटोग्राफ कहीं किसी भी मीडिया चैनल में ढूंढ करके दिखा दीजिए कि वो 22 एम्स कहाँ है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, पहले आप सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको जो बोलना होगा बोलिए। 7 एम्स पहले थे, 5 एम्स उसके बाद बने हैं, टोटल 12 एम्स कार्यरत हैं, और जो 5 एम्स बाद में बने हैं वो 50% से नीचे स्तर पे कार्यरत हैं। 7 ही एम्स मेन लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें जो 5 एम्स और जो बने हैं वो 50 लेवल से नीचे बिलो कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो ये 12 एम्स कार्यरत हैं। हाँ, 22 एम्स को मंजूरी मिली है, लेकिन बन गए हैं। ये जो आप लोग दावा ठोकते हैं एयरपोर्ट कि वहां एयरपोर्ट बन गया और वहां जमीन भी नहीं है और एयरपोर्ट बना देते हैं। मैं कहता हूं केवल इतना मारुति जी कि जब आप कहते हैं कि हम सामान्य भारतीय, तो या तो सामान्य भारतीय बन के बात कीजिए, नहीं अगर आप क्लियर कहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उस लेवल से बात कीजिए। अब रह गई बात कि अर्थव्यवस्था की, मैं आपको बताऊं, अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो करेंसी का वैल्यू होता है। करेंसी वैल्यू से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा पहचानी जाती है। जैसे आप देखेंगे कि कुवैती दिनार जो है वो डॉलर से भी ज्यादा कीमती है, पौंड से भी ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है इन लोगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है, वहां पर पैसे की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए कुवैती दिनार का वैल्यू ज्यादा है। और आपका जो रुपया है, जब 59-60 रुपए पर था तो हाहाकार मचा दिए थे, और 83 रुपए हो गया तो आप कहते हैं कि हम डेवलप हो गए। दूसरा होता है कर्ज। कर्ज देश पर लगातार बढ़ता जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क है, कैसा तर्क है
कि हम कार्य ऊपर कर्ज बढ़ता जाए और हम कहें कि हम अमीर होते जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को नहीं क्या पता क्या लगता है अशोक शर्मा जी क्या लगता है आपको? क्या सवाल का क्या राजीव मिश्रा जी का कहना सही है क्या? पत्रकार होने के नाते क्या कहेंगे? सहमत इसलिए नहीं है कि विगत 20-22 वर्षों से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार देख ली, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार देख ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की सरकार में देख रहा हूँ। विगत 20-25 वर्षों से जिस तरह से संसद की कार्यप्रणाली देखने को मिली, जिस तरह से मैंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यप्रणाली को देखा, अब मेरा सीधा सीधा कहना ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। देश की कीमत आजादी से लेकर आज तक चुकाया हूं। आज तक हम अगर बात करें राजीव जी देखिए, मैं आपकी बात पूरी तरह सुन चुका हूं और मुझे सुन ले, उसके बाद आप सम्मानित हैं, जो कहना चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे भी और अपने सभी मित्रों से, मैं देखिए मेरा जो पैतृक जन्म स्थान है, मैं उस मिट्टी से आता हूं जहां से कांग्रेस का गढ़ है। मैं अमेठी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूं, अवध की मिट्टी से आता हूं, मेरा जन्म स्थान वहां है। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विकास की बात करें, अगर हम इस देश के विकास की बात करें, तो 2014 से पहले देश की स्थिति कैसी थी? क्यों देश की अर्थव्यवस्था 11 पे पायदान से ऊपर नहीं खिसक पाई? आज अर्थव्यवस्था अगर 5वें पायदान पे आई है तो क्या वो एक झूठ का पुलिंदा है या कुछ है? मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये। जी मैं भी राजू भाई रुके बोलिए, मैं क्या देना चाहता हूँ, बोलिए देखिए झूठ का पुलिंदा है या सच का पुलिंदा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब भारत में चुनाव हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के पास कहने के लिए अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज अपने तारीफ के पुलिंदे बांध दिए होते, नगाड़े बजा रहे होते अपनी। लेकिन अब क्या है ना बच्चे बांधे ना अभी नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में बिल्कुल मच्छी मटन की बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है वो बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं इंदिरा ने क्या किया, राहुल ने क्या किया। प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की हो गई है, या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि हिटलरशाही कर रहे हैं, केजरीवाल को अंदर डलवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी चीजों के लिए मैं मान लिया कि जो है सामने दिख रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या विपक्ष अपोजिशन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप सदन छोड़ के क्यों भागते हैं भाई? सरकार पे अगर लगाम तो लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाते हैं लगाम? क्यों आप हाउस छोड़ के भागते? क्यों आप जनता को बेवकूफ बनाकर सड़क पे उतरते हैं? मुझे मैं जनता को कितना नहीं, लेकिन जिस तरह की आप भी मैंने जी बोलिए और इनको कि एक नागरिक करके अगर मैं सरकार की जो उपलब्धियां है उसके बारे में बात करता हूं तो मैं बीजेपी का सपोर्टर होता हूं, मगर अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने जेल भेजा है, सरकार नहीं भेजती है, इतना तो हम सबको बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं। सीबीआई और ईडी किसके इशारे पे नाच रही है? सीबीआई और ईडी किसके इशारे पे नाच रही है ये बताइए? बराबर सीबीआई ईडी किसके इशारे पे नाच रही है? आप लोगों को सीबीआई और ईडी का 2014 से पहले सीबीआई ने मात्र ईडी सीबीआई बोलिए कितने रेड किया था विगत पूरे देश के आजाद होने से लेकर जब से संसद बना है? मात्र आज के सुने मेरी बात सुन लीजिए आप। छापेमारी की है जिसमें तो किसके ऊपर की है? आज सिर्फ विपक्ष पर छापेमारी की है। आप बता दीजिए भाजपा पर कितने छापेमारी हुई है? भाजपा के नेताओं पर कितने छापेमारी हुई है आज के तारीख में? दूसरी बात ये छापेमारी के आड़ में कितने पैसे वसूले हैं भाजपा ने? वो कंप्लेंट करना चाहिए ना। तो गोपाल जी की बयानबाजी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट भी है और भी न्याय प्रणालियां हैं, वहां जाके क्यों नहीं दरवाजे खटखटाए? सुप्रीम कोर्ट नहीं तो भाजपा की पोल, इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल किसने खोल दी? इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल किसने खोली ये बताइए? मैं ये पूछ नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल किसने खोली है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के खोलने के बाद ये पता चला। जी मैं गोपाल जी से एक सवाल करता हूँ। गोपाल से जी अभी आपने ये स्टेटमेंट दिया, वो पोल किसने खोली, बराबर है जी? तो मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर न्याय प्रणाली दे रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ बीजेपी के हाथ में? क्यों नहीं अपोजिशन? नहीं सुनिए जा रहा है?
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ बॉन्ड की आपको बात याद आई है, होगा। तब मैं आपको पूछ रहा आप हूं। जी 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 मैं आपको वापस लेकर आता हूं मुद्दे पे। आपको जस्टिस लोया याद होगा, आपको जस्टिस लोया आपको याद होगा। और उसके बाद अभी तो चंद्रशेखर जी, चंद्रचूड़ जी है माननीय, आप गोपाल जी, जी। शाह जी, आप इतना मुझे बताइए, ईडी जी। सीबीआई पुलिस अरेस्ट करती है, गलत आरोप जी। से अरेस्ट करती है, जेल कौन भेजता है? और एक एक दो दो साल आपके आप जिनको समर्थन कर रहे हैं, जिनके लिए जी। वो क्यों बाहर नहीं आ रहे? बेल क्यों? हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं आज भारत में जो चल रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। जी हम किसी का मैं राजू देखिए मिश्रा जी की तरफ आ रहा हूँ। मैं जी, जी, राजू जी। मिश्रा जी की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि उनको कुछ कहना है। राजू मिश्रा जी बोलिए। राजू मिश्रा जी, बॉन्ड्स के बारे में आपने बताया कि इससे वातावरण खराब हो गया। हाँ, इसमें विपक्षों को कितना मिला है? क्या टीएमसी को नहीं मिला? आपको नहीं मिला? डीएमके को नहीं मिला है बॉन्ड्स में? क्या सिर्फ बीजेपी को मिला? 100%। आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए आप। 1 रुपये में भाजपा को, टीएमसी को कितना मिला? देखने की बात ये है गोपाल जी, आंकड़े देखने की बात ये है कि अगर बीजेपी को ज्यादा मिल गया तो भी दर्द है, ना मिला तो भी दर्द है। नहीं, बीजेपी को ज्यादा मिल गया, बात उस बात का नहीं है। मलाल इस बात का है कि बीजेपी ने वसूली की है। कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने भी अपना राज चलाया था। कांग्रेस को जी। जहाँ मिला उसने अपना भंडारा भरा था। वो 100% ब्लैक, जिसकी जांच भी हो रही है उसमें उनके मंत्री तक जेल जा चुके हैं, अदालत में अच्छा, सुनवाई चल रही है। तो ये तो अभी देश की राजनीतिक प्रणाली है। इस देश में जितने भ्रष्टाचारी थे भाजपा में कैसे चले गए, ये बताइए। मैं सभी को रोक रहा हूँ, मैं सभी को रोक रहा हूँ क्योंकि राजू मिश्रा जी कब से वेटिंग में है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। राजू मिश्रा जी बोलिए राजू मिश्रा जी। एक पॉइंट, टीएमसी एक स्टेट में है। अच्छा लगता है डिबेट तब जी, बोलिए राजू मिश्रा मिश्रा जी। एक आदमी बोले और बाकी लोग सुने और फिर उसकी बारी आए तो वो बोले तो अच्छा लगता है। दूसरी बात अब जी मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, बोले राजनीति। मैं जो बात करूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य या कार्यकर्ता बन के बात नहीं करूंगा। मैं जो बात करूंगा तथ्यों पर आधारित बात करूंगा। अभी बात चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड। आप समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सबसे बड़ा चीज जो दिखाई दिया वो ये कि हम जिसको कल तक शराब घोटाला बोलते थे और शराब घोटाले की शुरुआत जिस व्यक्ति के हाथ से हुई, उस शराब घोटाले के व्यक्ति से उसके जेल जाने के बाद, जमानत होने के बाद, अगर हम 60 करोड़ रुपया लेते हैं उसी शराब घोटाले के मुख्य आरोपी से, तो कौन बोलेगा कि आप साध बनकर करके बैठे हैं और केजरीवाल चोर बन करके बैठे हैं? ये कौन बोलेगा? 60 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में दिख रहा है। अगर यही 60 करोड़ रुपया केजरीवाल के अकाउंट में दिखता था तो आप लोग अब तक क्या कर दिए रहते थे साहब? अब तक तो आप लोग पता नहीं नंगा ब्लैक नाम कर रहे होते। आप समझिए 60 करोड़ का घोटाला है शराब का। अब सुन तो लीजिए गलत डिफेंड कर रहे हैं। केजरीवाल शुड नॉट बी नहीं, डिफेंडेड। आप सुन लीजिए, झेलिए जरा उनको। थोड़ा सा सुन तो लीजिए। मैं केजरीवाल को डिफेंड करने की बात ही नहीं कर, मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ। You are जब defending आपको him. ये बात अच्छी तरह नहीं, आप केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं। एक पत्रकार होकर आप ऐसे गलत आदमी को डिफेंड कर अरे रहे भाई, हैं, जब आप दिख रहा है। अरे मैं आपके साथ आप पूछ रहा हूँ। अरे आप पूरे देश में जो डेवलपमेंट हो गई उसमें बात करो। कितने आवास बने हैं, कितने अरे रेल मैं लाइन आपके बनी है, 60 करोड़ कितने की बुलेट पूछ रहा ट्रेन हूँ। बने हैं। आप- नहीं, उन चीजों पे तो किसी को बात ही नहीं करनी है। 2014 से पहले इस देश में एक क्या हम डेवलपमेंट आपके पे बात है? एक डेवलपमेंट पर ही समय बात कर रहे हैं। मैंने हाँ, अभी क्या- बोला क्या- कि डिबेट में आप देखो, किसी लाइफ एक को टाइम बोलने इंडिया दीजिए, के किसी एक को हिस्ट्री में। सुनिए। अब मैं आपके डिबेट इंडिया- में बोल नहीं रहा था, आप मेरे डिबेट में मत बोलिए। मैं जब बोल लूंगा फिर आप बोलिए जो बोलना है, लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रह गई बात डेवलपमेंट की, तो बीजेपी का जो फंड डेवलपमेंट है, वो फंड डेवलपमेंट भी तो डेवलपमेंट है ना। थोड़ा सा उसके बारे में भी तो चर्चा हो जानी चाहिए ना। ठीक है, और चलो, आपका चलो, फंड करते हैं। किससे डेवलप हो रहा है? तो शराब घोटाले के आरोपी से 60 करोड़, एक ऐसे व्यक्ति से 100 करोड़ जो पूरे देश में जुआ चलाता है, जुआ का सबसे बड़ा कारोबारी है, देश में उससे 100 खराब करोड़। क्या? हाँ, दिल्ली का एक राजीव जी, अभी राजू भाई ये झेल नहीं पा रहे, ये मोदी के प्रवक्ता है। हाँ, हम अभी पूरे देश में केवल एक बात ये दिल- हम केवल एक बात दिल को मत लीजिए। करता हूँ मैं अपना एंड करता हूँ। देखिए,
आप आए थे 2014 में किन किन बातों को लेके? हाँ। आप आए थे काला धन को लेकर के, आप आए थे भ्रष्टाचार को लेकर के, आप आए थे महंगाई को लेकर के, आप आए थे बेरोजगारी को लेकर के, आप आए थे महिला सुरक्षा को लेकर के, राम मंदिर आप भी आए था, थे किसानों की आय 370 भी था। दुगना करने को लेकर के, आप आए थे रुपए के गिरते स्तर को सुधारने को लेकर के। ये सारी चीजें आपके एजेंडा में थी। वो 2014 के तो बाद आपने एक मुद्दा क्यों छोड़ दिया? 2014 में तो राम मंदिर के भी नारे के साथ आए थे। मैं यही बात बोला था ना, खाऊंगा मैं खाने दूंगा। होता है आपको हम भूखा मारेंगे लेकिन राम राम कीजिए। आप भूखे रहिए लेकिन राम राम दे कीजिए। रहे हैं राशन, ये पाकिस्तान की नहीं, वो कटोरी लेके मंदिर के बाहर बिठाएंगे, कटोरी लेकर बाहर बिठाएंगे। राजीव जी, मेरा कहना ये है राजीव जी, वो आपको देखिए, क्या क्या है क्या? एहसान जता रहे हैं। वाह रे वाह। राजीव भाई, चेतन जी सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, यही वजह है, इसी वजह से भाजपा बुरी तरह से हार रही है, समझ गए ना? क्योंकि जनहित के मुद्दे गायब हो गए। भाजपा के पास, मोदी के पास कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, जनहित का सारा मुद्दा गायब है, और यही वजह है कि भाजपा इस पर बुरी तरह हार रही है। मैं गोपाल देखिए मुद्दा तो देखिए, भाजपा के पास मुद्दे की कमी नहीं है, विपक्ष के पास उनके घेरने के पास ये मुद्दा नहीं है। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं और सभी मित्रों को बता दूं कि 2014 से पहले ये जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, ये किसान सम्मान निधि का प्रावधान संविधान में बहुत पहले था, लेकिन किसान के आय दुगने की बात की गई विपक्ष थी। के लोग कहते हैं किसान के 2022 में किस बात से दे दिया गया? भाई जब किसान मेहनत कर रहा है, उससे आप टैक्स ले रहे हैं, अगर उसको आपको 2000, 4000, 6000 रुपए सालाना अगर उसके आय दुगने हुए क्या? उसके आय दुगने हो गए, किसान के आय दुगने हो गए। बोलिए मिश्रा जी, बोलिए मिश्रा जी, क्या कहना चाहिए? केजरीवाल कंपनी ने देखिए, यहाँ दो मिश्रा जी हैं, तो आप अशोक मिश्रा जी को बोल रहे हैं कि सरकार मुझे जेल में है। राजीव मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी, आप इनको प्लीज राजीव मिश्रा जी। शांत कराइए, मैं 2 मिनट बोल सकूं, इतने भर शांत रहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ जी बोलिए, बोलिए राजीव जी, बोलिए। अभी इन्होंने कहा किसानों की सम्मान निधि। अरे जिसको पता नहीं होगा कि ट्रैक्टर के पार्ट्स कितने महंगे हो गए, उन पर जीएसटी लगाने से क्या हो गया, यूरिया का भाव क्या हो गया, ये सारी चीजें जिनको बिजली बिल क्या हो गया, डीजल का भाव क्या हो गया, ये जिनको पता नहीं होगा उनको 6000 रुपया ज्यादा दिखाई देगा। ये जिनको पता होगा उनको मालूम है कि किसानों से इस 6000 के अगेंस्ट में प्रति एकड़ कम से कम 30,000 रुपए की वसूली की जा रही है। प्रति एकड़ 30,000 की वसूली हो रही है। ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा। आज राजू मिश्रा जी, एक बात अभी सुनिए, आप जो खेती की बात कर रहे हैं ना, मैं 2017 से खेती कर रहा हूँ, मैं तेलंगाना से हूँ, समझ में है? और तेलंगाना से मैं किसान करके पहले लेक्चर में रिटायर हो गया, मैं किसान कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो सब ये सब हवा ऐसा जो है ना, जो ये जो शहर में बैठे हैं ऐसे लोग बोल रहे हैं। राजीव जी, मैं आपकी बात से सहमत इसमें। आप खेती कर रहे हैं ना, आप खेती कर रहे हैं ना, यूरिया का दाम बताइए। चलिए यूरिया का दाम अरे राजीव जी, यूरिया का दाम बाद में जानिएगा। राजीव जी, मेरे एक सवाल है आपसे, यूरिया का दाम तो बाद में जानिएगा, मुझे ये बता दीजिए कि 2014 से पहले यूरिया मिलता कब था? उस यूरिया के लिए मेरे गांव में गोदामों पर लट चलते थे, लोगों के सर फट जाते थे, बराबर है, अभी घर पे आता है, लोगों के सर फट जाते थे। राजीव जी, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पास जमीन है, मैं खेती करवाता हूँ अपनी। बोलिए 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 राजीव जी, बोलिए। रही बात बिजली की आपने बात की राजीव जी, मैं उत्तर प्रदेश की जिस जमीन से आता हूँ, 24 घंटे में से 24 मिनट बिजली नहीं मिलती थी। आज हर किसान को 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे बिजली आ रही है। राजीव जी, मैं आपको एक सवाल करता हूँ। राजीव, हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए, प्लीज दीजिए। नहीं चलिए, आप भी सवाल कर लीजिए, उसके बाद दे देता हूँ। आप सवाल कर लीजिए। मुझे एक सवाल करना है, एक नागरिक को सवाल है, क्या सच में डेवलपमेंट नहीं हुई है? बताइए। चलो ठीक है, कुछ चीजें हैं, लेकिन क्या सच में डेवलपमेंट नहीं हुई? कुछ भी डेवलपमेंट जो 14 की स्थिति है वही आज है। बोलिए। नहीं चेतन जी, आप एक चीज समझिए, शहर को रंग रोगन कर देना या शहर में लाइटिंग की खूब सुंदर व्यवस्था कर देना,
इसको अगर आप डेवलपमेंट मानते हैं तो दैट इज गुड, लेकिन मैं ये चाहता हूँ राजीव जी माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ राजीव जी, अशोक जी सुन तो लीजिए। भारत है जब विदेश से लोग आते थे और फोटो खींच के अशोक जी सुन लीजिए दिखाते थे इंडिया। इतना देर में मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन बोलने दीजिए राजीव जी को बोलने दीजिए। राजीव जी बोलिए। मैं ये जानता हूँ डेवलपमेंट का सबसे पहला पहलू होता है कि मानवीय जीवन के स्तर में कितना विकास हुआ, ये पहला स्तर होता है। आप हंगर स्ट्राइक में नीचे गिर गए, आप पॉवर्टी में नीचे गिर गए और आप कह रहे हैं कि देश का डेवलपमेंट हो गया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? अगर ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अशोक मिश्रा जी और ये मारुति जी दोनों मुझे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या इन्होंने कभी सिविल स्कोर चेक किया है लोगों का कि कितने लोगों का सिविल स्कोर पिछले 10 सालों में गिरा है? कितने लोगों का ये समझ में आया डायरेक्ट? अरे सुन लीजिए भाई मारुति जी, सुन लीजिए पहले। मैं सिविल स्कोर गिनने नहीं गया किसी का, लेकिन मैं प्रैक्टिकल उस जमीन पे बात कर रहा हूँ जिस जमीन से मैं आता हूँ। मैं जुलाई के महीने में 2014 के पहले की घटना बता रहा हूँ आपको। जुलाई के महीने में जब मैं दिल्ली से अपने गाँव जाता था तो मुझे मेरे घर पहुंचने के लिए कमर बराबर के पानी के रास्ते में से गाँव पहुंचना पड़ता था। आज आप सिर्फ अपनी बात करोगे। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, रोड बने पूरे इंडिया में। चेतन जी आज मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानिएगा भाई लोगों, सभी को मैं साफ बोल रहा हूँ। मैं बता दूं, राजू भाई रुकिए, राजू जी रुक जाइए। यहाँ पर एक नदी के पुल का उद्घाटन किया था मोतीलाल वोरा जी ने, जब वो गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के। 32 साल तक उस पर सिर्फ एक बोर्ड टंगा रहा कि धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध है। वो पुल बना है 2014 के बाद। आप लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। गोपाल जी तो रंग रोगन की अगर आप बात करें तो बनारस की सड़कों पर लोग फोटो खींच के विदेश जाके दिखाते थे। आज उसी बनारस की फोटो पूरे दुनिया में चमकती है। तो लाइटिंग तो करनी पड़ेगी, दिखाना तो पड़ेगा। अगर अगले ने किया तो कुछ गलत नहीं किया, मैं इस बात से सहमत हूँ। पेट में दाना नहीं हो। 45 साल 50 साल में सत्ता में लोग रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया रंग रोगन, क्यों नहीं की पुताई? अच्छा, मैं और एक दो मेरा मानना ये। मैं गोपाल जी को एक सवाल करता हूँ, एक मिनट। मैं गोपाल जी को एक सवाल करता हूँ। मैं गोपाल जी को एक सवाल करता हूँ। गोपाल जी उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का रेट है जी, वो पहले के और आज के क्राइम के रेट में कुछ फर्क पड़ा है? क्या लगता है, बताइए। आपको लग रहा है क्राइम के रेट में फर्क पड़ गया है? नहीं, क्राइम के रेट में फर्क पड़ गया, ये आपको लग रहा है ना? क्या दिख रहा है आपको बताइए। बिल्कुल फर्क पड़ा है उत्तर प्रदेश मुझे विगत 8 वर्षों में बिल्कुल आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दंगा हुआ, कौन सा शहर जला, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में बेटियों की आबरू लूट ली गई। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का ही था मामला। कितने लोगों का किडनैप, आपको याद है? भूल गए? कितने लोग? मुझे याद है। मेरा सीधा सा सवाल है, कब कह रहा था उत्तर प्रदेश में दोबारा हुआ क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरा उत्तर प्रदेश जलता था। मायावती की सरकार में क्या क्या नहीं हुआ वो सब जानते हैं। पूर्वांचल पूरा जलता था। आज पूर्वांचल में कौन सी गुंडागर्दी हो रही है? कौन सा बड़ा हो गया बताइए? आज पूर्वांचल में गोलीबारी हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, उस पर रोक लगी है ना। जब पेट में नहीं, पेट में अगर आदमी का दाना नहीं होगा तो सबसे पहले आदमी ये सोचेगा कि घर में पहले चूल्हा जला, वो लड़ने कहा जाएगा। सरकार ने उनको वो हालत में पहुंचा दी है कि उनके पेट में दाना बचा नहीं है। कैंसर की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और वो करना पड़ेगा। अगर किया गया तो पत्रकार मोदी साहब डॉक्टर है, वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं। यानी गरीबी कैंसर की बीमारी आप कहना ये चाहते हो? हिंदुस्तान के जो गरीब है वो कैंसर के रोगी है, जिनका इलाज इतने साल तक शासन किया, वो भी तो डॉक्टर थे, उन्होंने क्यों नहीं गरीबी का शब्द उनके 50 साल की उम्र हो गई, सुनिए मनमोहन सिंह के शासनकाल में जब पूरी दुनिया की, सुन लीजिए, बेरोजगारी का शब्द खत्म हुआ, ना गरीबी का शब्द खत्म हुआ, ना भुखमरी का शब्द खत्म हुआ। हाँ, अब तो 80 करोड़ लोग जो है 2014 के बाद कहे जाते थे।
विदेश में उनसे सलाह लेता था, लेकिन अर्थव्यवस्था तब भी बिगड़ी रही, तब भी सुधरी रही। 80 करोड़ लोग 12 13 पे 80 करोड़ लोग राशन पे क्यों आश्रित हो गए सरकार के, ये बताइए। अगर अच्छे दिन आ गए तो ये अच्छे दिन है। ये तो आजादी के बाद से देना चाहिए था। लगा रहे, आज भी लगा रहे। एफसीआई के गोदामों में राशन सड़ जाता है, राजू मिश्रा जी वो बात में चलती है। अगर वो गेहूं उठाकर अगर पब्लिक में बांट दिया गया तो कुछ गलत नहीं किया गया। बांट दिया गया, क्या बांट दिया गया? मिश्रा जी बांट दिया गया। राजू मिश्रा जी बोलिए। कोविड राजू 80 मिश्रा करोड़ जी, लोगों तो को ली नहीं किसी से। खाना खा रहे, कौन भूखा नहीं है? चेतन जी, किसी को भूखा नहीं रखा गया। बोलिए मिश्रा जी, राजू मिश्रा जी बोलिए। बोलिए सर, बोलिए सर। यहाँ जो निवेदन है कि मैं कभी भी किसी के बीच में बोल करके डिबेट को खराब करना नहीं चाहता। डिबेट अगर करनी है तो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। आप अपने मुद्दे को रखिए, मैं अपने मुद्दे को रखिए। मैं एक बात बोलता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप ये समझते हैं, बिल्कुल। अभी ये लोग कह बोलिए, रहे हैं कि विपक्ष आवाज फिर क्यों नहीं उठाता। कि विपक्ष की आवाज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ दो महारथी हैं, तो दो महारथी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचिए बाकी जगह क्या होता है। जिन लोगों को गोदी मीडिया पुकारा जाता है वहां क्या होता होगा, आप समझिए। मैं केवल आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये समझिए। हमारा कहना है कि देश का डेवलपमेंट नहीं, देखिए मीडिया पर आरोप मत लगाइए, मीडिया पर आरोप मत लगाइए, आप अपनी राय दीजिए। पहली बात तो ये गोदी मीडिया नाम का कोई शब्द ही नहीं है, ये तो विपक्ष ने पैदा किया। हाँ, ये विपक्ष ने पैदा किया हुआ है गोदी मीडिया। बोलिए बोलिए राजू जी बोलिए। राजू जी बोलिए। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कोई भी आलोचना से वंचित नहीं हो सकते। सबकी आलोचना की जा सकती है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी डिफाइन किया है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। अब मुद्दा क्या है कि देखिए, हमने क्या कहा कि विकास का मतलब होता है कि उसको सामान्य जो नागरिक है उसको उसका फायदा मिलता दिखाई दे। इनको ये भी पता नहीं है बीजेपी वालों को कि कितने लोगों के बिजली बिल 1 महीना का बिल नहीं भरने से कट रहे हैं पर मंथ, कितने लोगों का सिविल खराब हो रहा है ये नहीं पता है, कितने के बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए फीस न भरने की स्थिति में ये नहीं पता है, कितने लोगों का रेंटल का सामान मकान मालिक ने जब्त कर लिया रेंटल नहीं भरने के कारण, ये इनको नहीं पता है। तो जिनको इन रेंटल नहीं भरा, एक मिनट, रेंटल नहीं भरा और जब्त के ये कोई मुद्दा है क्या, बताइए शर्मा जी। चेतन जी मैं बोलना चाहता हूं, चेतन जी बोलिए गोपाल जी। चेतन जी इकोनॉमी का आकलन बोलिए। इकोनॉमी ऐसे ही है, 11 से 5 तक आया है। इकोनॉमी का आकलन इसी से किया गोल्ड जाता है। रिजर्व कितना बढ़ा है पता है क्या आपको? जीवन स्तर में क्या बदलाव आया है? जीवन स्तर में बदलाव को आप कम कर दिया। आप स्वयं कह रहे हैं कि 80 करोड़ आबादी को अगर हम 5 किलो अनाज न दे तो वो भूखों मर जाएगा, ये आप स्वयं कह रहे हैं ना। जब आपका कहना यह है 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कि अगर 80 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज न दे तो वो भूखे मर जाएगा, अब इससे बड़ा तो क्या होगा इस देश का? अब इससे बड़ा आर्थिक विषमता क्या होगी इस देश की? इससे बड़ी आर्थिक 80 विषमता करोड़ इस देश लोगों की को क्या होगी? सुनिए, देश में 80 करोड़ 5 लोगों किलो को राशन अनाज देने अगर आप के ना बाद दें भी तो वो भूखे मर जाएगा, वो हाँ, ठीक है। कुपोषण का शिकार 80 हो जाएगा। ये आपने कहा 80 करोड़, सुनिए ना, आप ही बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बाद आपका जो इंटरनेशनल एजेंसी बैठे है ना, वो हमारे देश को हंगर इसमें सबसे नीचे डाल रहे थे। यानी ये जो सब चल रहा है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बाद भी अगर हम हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे आ रहे हैं। चलिए राजीव जी, मुझे माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ राजीव। नहीं मैं इसे भी इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि देश सबका है, विपक्ष का भी और सरकार का भी, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अब सवाल राजीव जी आपसे है वो ये है कि विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाया करते थे तो उनको वो सम्मान नहीं मिलता था, चाहे वो कोई भी रहा हो। आज 2014 के बाद से पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया जो 30 साल 40 साल जहां कभी कोई गया ही नहीं, उस देश तक में गया, वहां के नियम कायदे कानून बदल गए। शाम को 6 बजे के बाद प्रधानमंत्री की अगवानी होती है। पूरे विदेश में जितने भी युद्ध होते थे, वॉर होते थे, वहां पे इंडियंस लोग फंसे रह जाते थे, कभी उनको निकाल नहीं पाया कोई। तो वो भी एक ड्रामा है, वो भी एक झूठ था जो निकाल के लाए गए। यूक्रेन बार बार इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, रूस बार बार इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बीच की मध्यस्थता कीजिए।
भारत न्यूट्रल बन देख लीजिए दोनों के बीच यार, माफ कीजिए आप। स्थिति में नहीं है। आपकी बातों से समझ, अशोक जी बस करिए। अब अशोक जी जो आप कह रहे हैं कि दो महारथी हैं जो मुझे अशोक जी ढोल पीट रहे हैं। में कौन बोलने देगा? अब उसमें नहीं, बिल्कुल आप मेंबर ऑफ नहीं, सुनिए अशोक जी बस करिए। यूक्रेन के वहां उठाने की बात कर रहे हैं, बकवास है। कुर्सी पकड़कर उठा के बाहर नहीं फुकवाएंगे। अब ये जो आपका सम्मान है, अब ये विपक्ष ने एक नियम धर्रा बना दिया 2014 के बाद से कि शोर मचाओ और बाइकआउट करो। अरे भाई ये वही यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं आप, वही कर रहे हैं अशोक जी वही कर रहे हैं। सदन में उन्होंने कहा था देश रहना चाहिए, सरकार रहे चाहे न रहे। उस आदमी को मैं सलाम करता हूँ। मैंने उस आदमी को संसद की आज के मुद्दे पे बात कीजिए, बात आज के मुद्दे पे होनी चाहिए। मैं आज के मुद्दे पे बात कीजिए। सरकार आई, सरकार अगर इतनी गलत है, कोई यूक्रेन और रशिया का कोई वार नहीं रुकवा है, कोई वार नहीं रुकवा है। आपके ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, सरकार को तो नहीं घेर पाया। आपके ढोल पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। 2019 के बाद आप जान लीजिए जो भी होगा रिजल्ट को आएगा। लेकिन देखिए, आप जैसे लोगों की वजह से भाजपा इसीलिए बुरी तरह से हारेगी कि आप लोग झूठ का पुलिंदा लेकर आए हुए हैं। देखिए, भाजपा हारने की वजह आप लोग हारेंगे, आप जैसे लोगों की वजह से भाजपा हारेगी। आना और जाना जनता के हाथ में, झूठ से देश में हारेगी जीतेगी ये फैसला बीजेपी को करने दीजिए, कांग्रेस को करने दीजिए। बीजेपी नहीं, जनता करेगी। जनता, बीजेपी नहीं कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती, जनता चुनती है सरकार को। और याद रखिए, जनता को पिछले 10 साल में जो यात्राएं झेलनी पड़ी है, आपको याद होगा कि कोविड के दरमियान जनता चुन रही है। जनता भाजपा को पूरी तरह से हरा रही है और इस बार भाजपा सरकार की भाजपा जीत रही है। गोपाल जी शांत हो जाइए, गोपाल जी, लेकिन हाँ ये है, गोपाल जी शांत हो जाइए। अब ये शांत होने को तैयार नहीं है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल चुका है। मारुति जी, बड़ा बना थोड़ा कर अशोक जी शांत हो राम जी का जाइए। आशीर्वाद हम भरोसे है सब। अशोक जी शांत हो जाइए। आप सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, भाजपा के तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। कितने कसीदे पढ़ोगे? प्रवक्ता नहीं है, कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, ये जनता तो की राय अब है। भाजपा की जो तारीफ, देखिए जनता की बात होनी चाहिए। देखिए एक समय देश का वक्त नहीं, सुनिए, जनता को अगर लग रहा है, जनता को अगर लग रहा है, देश में नारे लगते थे पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज पीओके में नारे देखिए, पाकिस्तान वगैरह छोड़ दीजिए, चुनाव का समय भारत में नहीं है। घंटा तक लहराया जाता था, फिर भी सरकार। अरे मेरे भाई, मैं क्या बोला, भारत में चुनाव हो रहा है, भारत में रुकिए ना, कहाँ पाकिस्तान चले जाते हो आप? बनेगा भारत में रहिए, चुनाव यहाँ हो रहा है और कौन सुनने वाला? जनता। राजू जी, राजू जी, कश्मीर बनेगा अब नारे की बात छोड़िए, आज की बात करिए। राजू मिश्रा जी, राजू मिश्रा, एक मिनट, मतलब रुकत जी, बता रहा हूँ, आज पीओके में मतलब रुकत जी, लग रहे हैं कि पीओके बनेगा। मतलब पुरकर जी, ज्यादा दिल पे मत लीजिए, ज्यादा दिल पे मत लीजिए। आप आपकी तरफ आपकी बेचैनी बता रही है कि आपको बेचैनी हो रही है। हम देश का सुनिए, देश का गर्व 500 साल के बाद 70 साल ये सरकार ने 2014 तक पहले राम मंदिर नहीं बनने के लिए जो लोगों ने काम किया है, 24 में राम मंदिर बना है। मतलब पुरकर जी, आपसे एक बात पूछना हूँ, एक बात मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। चेतन जी, इनको बोले मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए आप। मतलब पुरकर जी, मतलब पुरकर जी, बात सुनिए ना। मतलब पुरकर जी, हाँ, मेरी बात सुनिए। मतलब पुरकर आप, मतलब पुरकर जी, मान लीजिए आपके घर में 2 औलाद है, एक पढ़ा लिखा है, एक जाहिल है, आप घर की जिम्मेदारी किसको दोगे? आपके घर में 2 औलाद है, एक पढ़ा लिखा है और एक जाहिल है, घर की जिम्मेदारी किसको दोगे आप? जाहिल को या पढ़े लिखे को? मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। ज्यादा बोल रहे हैं। मैं क्या पूछता हूँ, आपके घर की बात कर रहा हूँ मैं। आपके, अच्छा, आपके हिसाब से जाहिल देश चलाना चाहिए, आप इनके हिसाब से जाहिल देश चलाना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। देश ने नरेटिव चला रहे, नरेटिव देश जो चला रहे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप उसकी बात करें, नरेटिव चला रहे हैं,
पढ़े लिखे दो मैं जो पूछ रहा हूँ सुनिए, प्रधानमंत्री ने शहजादा करके ऐसा संबोधित नहीं किया। होता, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, आज सवाल की शुरुआत ये हुई थी कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, बात ये हो रही थी, मुद्दा ये था। लेकिन आप लोग चले गए पाकिस्तान, आप चले गए यूक्रेन, आप चले गए रसिया। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, पब्लिक किन तकलीफों से जूझ के यहाँ तक पहुंची है, और आज की तारीख में आपके आर्थिक स्थिति में डैमेज कहाँ है? आर्थिक स्थिति आज की तारीख में आर्थिक स्थिति में महंगाई, सवाल का जवाब शुरुआत से अभी तक नहीं मिला। मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए मेरा। आर्थिक स्थिति में अगर डैमेज रहा होता तो 11 से 5वें पायदान में क्यों आ गए? मेरे को सिर्फ बात करना, मैं सभी से 11 से मैं सभी से विनती करता हूँ, थोड़ा शांत रहे। मारुति जी, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट। मेरा एक कच्चा बोलिए, मकान बोलिए। है, हाँ, मैंने 20 लाख रुपया लोन लेकर उसको पक्का बनाया। मेरा कच्चा मकान का कीमत था 4 लाख, आज हो गया 1 करोड़। अभी आप बोलिए इसको डेवलपमेंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे? आज के फेज में हमारा देश बन रहा है। हम लोग 14 तक बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे आर्म्स एंड ऑर्नामेंट्स, आज हम लोग मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे देश की बात है, हमारा देश नदी जोड़कर। राजू मिश्रा जी बोलिए, राजू मिश्रा जी बोलिए, राजू मिश्रा जी अभी सब शांत बैठेंगे। राजू मिश्रा जी बोलिए, क्या लगता है अभी मतलब रुकर जी ने कहा जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, proud of this मुझे ऐसा लगता है कि अशोक मिश्रा जी ने पहले मुझे ही इंडिकेट करते हुए कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, और उसके बाद उन्होंने फौरन भारत के इज्जत की बात की। अब देखिए क्या होता है कि जिसको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा उसको कुछ मालूम नहीं होगा। अशोक मिश्रा जी हालांकि पढ़े लिखे हैं, मैं उनके नॉलेज पर कभी सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इनको पता नहीं है कि रोनाल्ड रीगन छाता पकड़ करके राजीव गांधी को लेकर के चला करते थे। इनको शायद ये पता नहीं, इनको ये पता नहीं कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ द इंडिया बोला गया और वो विदेश से ही ये वर्ड आया था, ये इनको पता नहीं। इनको पता नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोग ये कहते हैं कि विश्व का सर्वाधिक सुंदर संविधान लिखने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। इनको ये भी पता नहीं कि महात्मा गांधी को विश्व में किस लेवल पर पूजा जाता है, वो इनको मालूम नहीं। तो ये तो उनको तो मोदी ही दिखेंगे कि मोदी के चलते भारत की इज्जत हुई। भारत की इज्जत इसके पहले ना तो चंद्रगुप्त नहीं राजू जी, मैंने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। मेरा बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। 2014 के यहाँ पर पहले डेवलपमेंट की बात हो रही है। देश में मनमोहन सिंह की सरकार रही, विश्व के अर्थशास्त्री कहे जाते थे, अर्थव्यवस्था नहीं समझी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद विदेशों में जो व्यवस्था बनी, विदेश में मैंने ये नहीं कहा कि इंदिरा गांधी जी को सम्मान नहीं मिला, मैंने ये नहीं कहा कि अम्बेडकर गांधी जी को या महात्मा गांधी जी को सम्मान नहीं मिला, मैंने उनके सम्मान का प्रश्न नहीं किया। अशोक जी, अशोक जी एक मिनट, मैं अभी सभी को विनती करता हूँ, समय की पाबंदी है और शो को खत्म करना है, लेकिन मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस चर्चा का हम दूसरा भाग भी बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं, क्योंकि चर्चा बहुत ही बड़ी होने वाली है और इसके वजह से हम इस शो को आज खत्म कर रहे हैं। लेकिन खत्म होने से पहले मैं सबको फिर से एक बार 1 ही मिनट का समय दूंगा, सबको अपना अपना 1 मिनट में देना है। सबसे पहले अशोक जी, सबसे पहले अशोक जी 1 मिनट। मैं चेतन जी अपना लास्ट कंक्लूजन यही देना चाहता हूँ। विगत 24-25 वर्षों में मैं सम्मानित अपने राजीव मिश्रा जी का बिल्कुल सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है राजीव जी, मेरी अपनी विचारधारा ये, कोई सहमत हो मैं उससे बिल्कुल वो नहीं करता हूँ। मेरी अपनी विचारधारा है कि 2014 से पहले जिस भारत को मैंने देखा था, 2014 के बाद चाहे वो चश्मा लगाकर चाहे लाइट लगाकर चमका तो है, अगर वो चमका नहीं होता तो विश्व कहीं ना कहीं भारत के आगे झुका नहीं होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। राजीव मिश्रा जी, क्या मैं एक राजीव मिश्रा जी को सवाल करता हूँ, एक सवाल करता हूँ खाली। अभी वंदे भारत, जो कि अभी मुद्दा कुछ समय पहले बताया था कि पहले एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज वंदे भारत ट्रेन है या सड़क की डेवलपमेंट है या इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि लाइटें चमकाने से डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन वाकई में आपको लगता नहीं क्या पहले अगर हमें मुंबई से पुणे जाना होता था या फिर कहीं लंबा जाना होता था, फिर हमें बहुत समय लगता था, लेकिन आज डेवलपमेंट की वजह से काफी समय बच रहा है। क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट सच में हुई है नहीं हुई है? आखिर के 1 मिनट आपकी राय दीजिए।
मैं ये कहूँगा ही नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये मैं मानूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मानवीय पहलू गिर गया है। मानवीय पहलू का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो गिरा है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, मैं एक बार दिल्ली गया था, तो वहाँ लाल किला का टिकट लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी और बाजू में ही एक कंकाल समान, मतलब लकड़ी के समान, कोई एक आदमी ऐसे गिरा हुआ था और उसको लेते हुए और लाइन में लगे हुए लोगों की भीड़ का एक विदेशी फोटो निकाल रहा था, एक विदेशी फोटो निकाल रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे भी पहली बार ये लगा कि वो लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तो मैं सोचा ये ऐसे क्यों भाई फोटो निकाल रहा है, इस एंगल से क्यों निकाल रहा है। जब मैं नजदीक गया तो देखा वो एक इंसान था, उस तरह से गिरा हुआ, और वो विदेशी फोटो निकाल रहा था कि एक तरफ लोग लाइन में खड़े होकर टिकट ले रहे हैं और दूसरी तरफ यह कंकाल नुमा इंसान सड़क पर पड़ा है। तो ये धरती ऐसी चीजों को न बने, ऐसी दोबारा भारत ऐसा गवाह न बने। मैं इसके लिए भारत के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले जरूरी है कि लोगों के मानवीय पहलू का ध्यान रखें। लोग के लिए अगर बच्चा मर रहा होगा और आप कहेंगे कि ओवरब्रिज बना दिया ना, तो ये नहीं चलता है। पहले उसके बच्चे के जान की रक्षा होनी चाहिए, फिर ओवरब्रिज की बात कीजिए। अगर उसका बच्चा स्कूल से निकाल दिया गया और आप कहेंगे कि मैंने ताज में चांद पे हवाई यान भेज दिया ना, फिर क्या? तो ये नहीं चलता है साहब। पहले इंसान का देखना सबसे जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ डेवलपमेंट में प्रायोरिटी लिस्ट। मारुति जी बोलिए। मारुति जी आखिर के 1 मिनट आपकी राय दीजिए। मारुति जी आखिर के 1 मिनट बोलिए। राइट टू, उन्होंने जो उदाहरण दिया वो दिल्ली का है और वो दिल्ली का बराबर है, देश में ऐसा कोई नहीं है। दूसरा बात, राइट टू एजुकेशन आया है, स्कूल से कोई निकाला नहीं जाता है। नंबर 3, पहले राजीव गांधी जिनका हम लेके घूमते थे रेनॉल्ड्स वगैरह, तो वो छाता लेने वाले राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया जब हम सेंटर में बेचते हैं तो 15 पैसा नीचे जाता है। तो बीच में सभी कांग्रेस ये भी तो एक शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। अशोक जी आप बोल चुके हैं, आप साथ बैठिए, सुन लीजिए आप। वो डायरेक्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पाते लगता है। डीबीटी के माध्यम से आप भी तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नहीं, बीच में अभी मारुति जी की बात सुन रहा हूँ ना। वो पूरा का पूरा बिल्कुल बोलिए। तो जो 1 रुपया जो भेज रहे हैं ऊपर से, वो डायरेक्ट 1 रुपया अकाउंट में जा रहे हैं। करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं और इतने ऐसे काम किए हैं, छोटे छोटे होंगे, जैसे सेल्फ तुम्हारा अटेस्टेशन है, यानी अपने को आइडेंटिटी दिया है, ऑनलाइन कंप्लेंट्स है, पुलिस सिस्टम। अभी कुछ सिस्टम ऐसे है जो 70 साल से चल रहे हैं, उसको चेंज करने में समय लगेगा। और भूखमरी का और ये महंगाई का एक ऐसा हवा जो उठ रहा है, जो बाहर की शक्तियाँ है हमारे देश में, बाहर की शक्तियाँ है और देश के भीतर भी चाइना है, ऐसे जो फोर्सेस है काम कर रहे हैं और उसका बारी आ रही है। 1 मिनट आखिर के 1 मिनट और आखिर के 1 मिनट गोपाल जी अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी जी बोलेंगे, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। चेतन जी, जिस तरह से देश के विकास की बात हुई थी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे पुराने दिन लौटा दो। वजह है, उसकी वजह यह है कि आज जैसे राजू मोहन मिश्रा ने भी मान लिया कि चलो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। सवाल ये उठता है कि आज से अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले चला जाए, जब ये हाईवे नहीं बना था, तो लोगों की गाड़ियों में अगर डीजल या पेट्रोल फुल होता था तो वो इत्मीनान से अपना गांव चले जाते थे, रास्ते में कोई टोल नहीं पड़ता था। अब टोल के किराए इतने ज्यादा महंगे हो गए कि अगर आपके जेब में रुपए नहीं है तो आपको टोल से धक्के मार के वापस पहुंचा दिए जाएंगे। दूसरी बात, विकास की बात हो रही है। देश में विकास सिर्फ 22 से 25 लोगों का विकास हुआ है और आज के तारीख में हिंदुस्तान की जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त हो गई है, बेरोजगारी से त्रस्त हो गई है। और शुरुआत में जैसे आपने कहा था कि सरकार किसकी बन रही है, तो जनता इन सब चीजों को देख रही है और इसी की वजह से जनता को अब लगता है कि अगर रोटी पलटी नहीं की गई तो रोटी जल जाएगा। और रोटी को पलटना, जिसने 50 दिन मांग कर आया था कि 50 दिन मुझे दे दो, कि अगर मुझे 50 दिन में नहीं हुआ तो धक्के मार के भगा देना। अब जनता उस चौराहे पे ढूंढ रही है कि कौन से चौराहे पे मिलेंगे।
आपको धक्के नहीं मार के तो लगा है ना, आपको पाकिस्तान नहीं जाना। अभी हम इस शो को खत्म कर रहे हैं। अभी हम इस शो को खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम देखिए इनकी बेचैनी बढ़ गई। मारुति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मारुति जी, शो खत्म करने का समय आ गया है। चर्चा बहुत ही लंबी जाने वाली है इसके, बट हमारे पास चैनल के पास समय की पाबंदी है, लेकिन जरूर हम इस शो को इसी पैनल के साथ, इसी अतिथि गणों के साथ फिर से एक बार एक नए शो, मतलब नए वर्जन और नए एपिसोड के साथ फिर से हम करेंगे, ताकि उसमें और कुछ नए मुद्दे और कुछ नई जानकारी दर्शकों को मिलेगी, या फिर शायद गोपाल जी ने कुछ बताया, मारुति जी ने उसका उत्तर दिया, मारुति जी ने कुछ बताया, राजू मिश्रा जी ने कुछ उसका उत्तर दिया, राजू मिश्रा जी ने कुछ बताया, अशोक मिश्रा जी ने उनका उत्तर दिया। इसके वजह से कुछ ऐसी जानकारी दर्शकों को मिली जो उनको पता नहीं थी। इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई। अभी सरकार किसकी होगी ये तो मतदाता तय करे। हमारी तो एक चर्चा थी, जो लोगों के मन में क्या है वो हम लोगों के ही मुंह से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अशोक मिश्रा जी का। अशोक जी, आप इस शो में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ राजू मिश्रा जी को। राजू जी, आप आए, समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मारुति मतलापुरकर जी को। मारुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए शो में। और आखिर में मैं धन्यवाद करता हूँ गोपाल शाह जी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका राय दिया, फेयर राय दिया। देखो, सरकार जो आएगी वो तो आएगी, उसमें ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, लेकिन हम अपनी राय जरूर रख सकते हैं, और वो राय आपने रखी। हम आपके भी राय का सम्मान करते हैं, राजू मिश्रा जी के भी राय का सम्मान करते हैं, अशोक शर्मा जी का भी राय का सम्मान करते हैं, और मारुति जी मतलब करते हैं। बस हमें आखिरी में यही कहना हुआ कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।